दोबारा बता देता हूँ, जब आप एक वेरिएबल का इन्फ्लुएंस देखते हैं तो रिग्रेशन समझता है ये एक अलग सैंपल है। जब आपने फीमेल लिटरेसी रेट को देखना है तो उसको कंसिडर किया जाएगा कि ये एक सैंपल अलग है। जबकि जॉइंट हाइपोथेसिस के अंदर जो हमने पीछे पढ़ा है, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि H0 जो है वो β2 = β3 = 0, इस केस के अंदर आपका सैंपल डाटा एक ही है, दो अलग अलग नहीं है। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जॉइंट हाइपोथेसिस के अंदर एक बड़ी अहम कंडीशन को वायलेट कर रहे होंगे। तो क्या था, हम लोगों ने एक कंडीशन देखी थी नॉर्मेलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, कोरिलेशन बिटवीन एस्टिमेटेड β2 एंड β3 may be there, यानी कि β2 एस्टिमेटेड और β3 एस्टिमेटेड ये दोनों आपस में जो क्या कर रहे हो, कोरिलेट कर रहे हो। यही वजह है कि हम इंडिविजुअल की ऑप्शन को यूज नहीं कर सकते जब हम लोगों ने ज्वाइंट हाइपोथेसिस को टेस्ट करना हो। So we'll use ANOVA approach to test the overall significance of a multiple regression, यानी कि एफ टेस्ट यूज करेंगे। मैंने पहले बताया था इंडिविजुअल के लिए टी टेस्ट यूज होता है, और जब आप लोगों ने ओवरऑल सिग्निफिकेंस देखनी हो ज्वाइंट हाइपोथेसिस के लिए तो हमारे पास एफ टेस्ट यूज होता है। ये टेक्निक हम लोगों ने पहले पढ़ ली भी है एफ टेस्ट की, टोटल सम ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू एस्टिमेटेड सम ऑफ स्क्वायर, ये सारा एस्टिमेटेड है, और रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। अब हम यहाँ पे बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की। टोटल सम ऑफ स्क्वायर में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, n-1, क्योंकि इसमें एक एस्टिमेटेड वेरिएबल यूज होता है। RSS यानी कि रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर के अंदर हैज n-3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसमें 3 का क्या है, 2 आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए और एक आपका इंटरसेप्ट हो गया, टोटल 3 हो गया। और अब हम बात करते हैं एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर के। एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 2 होता है, ओनली 2 मतलब जो जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इसमें एस्टिमेट करने होते हैं। अब एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर के अंदर हमारे पास x2 और x3 ये 2 वेरिएबल्स हैं, तो इसलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा। इसी तरीके से जब हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों तो क्या होगा, यहाँ पर तो n-1 ही रहेगा, यहाँ पर क्या होगा n-4 हो जाएगा, जबकि हमारे पास RSS के अंदर n-3 और टोटल सम ऑफ स्क्वायर में n-1 होगा। इसी तरीके से जब हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों तो उसमें क्या होगा, n-1 ऐसे ही रहेगा, आपका रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर में n-4 हो जाएगा, और आपका एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 हो जाएगा। अब हम ये देख रहे हैं एक्चुअल में हमारी रिग्रेशन लाइन ये है जिसके अंदर आपका y डिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरसेप्ट और जितने वेरिएबल्स मल्टीपल हम देख रहे हैं, तो सारी बात है इसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे प्लस डिस्टर्बेंस या एरर टर्म। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेस्ट की हाइपोथेसिस क्या है हमारे यहाँ पर कि β2 β3 इंटरसेप्ट को छोड़ के आपके वेरिएबल्स के जो पैरामीटर्स हैं वो सारे इक्वल हम कर रहे हैं 0। इसका मतलब क्या है, इस हाइपोथेसिस का मतलब यह है कि आपके जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं इसका आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर कोई असर नहीं है, तो इसलिए इसमें हम लोग 0 इक्वल्स करते हैं। और हमारे पास 2 चीजें होती हैं, या तो हम इसको एक्सेप्ट करें या इसको रिजेक्ट करें। जब हम इसको रिजेक्ट करते हैं तो हमारे पास अल्टरनेटिव होता है कि हाँ इन सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इन्फ्लुएंस आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर है। और हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि नॉट ऑल स्लोप कोएफिशिएंट्स आर साइमल्टेनियसली 0। देखिए हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि β2 के साथ जो β2 β3 हर वेरिएबल के साथ जो पैरामीटर है ये स्लोप कहलाता है। तो मल्टीपल रिग्रेशन के अंदर भी देख रहे हैं कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, नॉट ऑल स्लोप कोएफिशिएंट्स आर साइमल्टेनियसली 0, यानी कि इन सब का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर यानी कि y के ऊपर कोई ना कोई इन्फ्लुएंस है। और एफ टेस्ट का जो है ना ये फार्मूला आ गया हमारे पास। अब जो एफ टेस्ट की वैल्यू आएगी हम उसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर हम और डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर हम लोग उसको देखते हैं टेबल में, और फिर देखते हैं कि क्या आपके ये क्रिटिकल रीजन के बाहर आता है कि आपके एक्सेप्टेंस या कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर आता है। अगर ये वैल्यू आपके क्रिटिकल रीजन में आती है तो क्या होता है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। हम लोगों ने जो टी टेस्ट में पढ़ा था वही सेम चीज़ इसके पास यहाँ पर भी है। मिसाल के तौर पर ये आपका लेवल है और आपकी अगर एफ की वैल्यू यहाँ पे फॉल करती है और ये क्रिटिकल रीजन है, और क्रिटिकल रीजन के लिए हम देखते हैं कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी कि अल्फा हम लोग फाइंड करते हैं 5%, 5 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है रिसर्चर के ऊपर। तो अगर आपकी एफ की वैल्यू यहाँ फॉल करती है तो इट मीन्स कि यू हैव टू रिजेक्ट योर नल हाइपोथेसिस। इसका मतलब क्या हो कि अल्टरनेटिव क्या होगा कि नॉट ऑल स्लोप कोएफिशिएंट्स आर साइमल्टेनियसली 0, यानी कि इनमें से इन वेरिएबल्स का
कोई ना कोई ताल्लुक जो है वो y के ऊपर जरूर है। और यहाँ पर एक और चीज मैं दे दूं, इंडिविजुअल वर्सेस ज्वाइंट टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ये मुमकिन है कि इंडिविजुअली कोई वेरिएबल का ताल्लुक आपके डिपेंडेंट वेरिएबल से ना हो रहा हो, यानी कि उसमें उसका स्लोप जो है वो 0 हो, और मुमकिन है कि जब ज्वाइंट में वो सारे वेरिएबल्स आए तो उसका भी इम्पैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे साबित हो जाए। ये चीज मैंने इस स्टेटमेंट में देखी, इस स्टेटमेंट में लिखी हुई है, वी रिटरेट दैट दीज टेस्ट आर डिफरेंट। अब हम ये चीज यहाँ देख रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द टी टेस्ट इट इज पॉसिबल टू एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस दैट अ पर्टिकुलर स्लोप कोएफिशिएंट बीटा के इज 0, यानी कि मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि बीटा 2 जो है ये नल हाइपोथेसिस है कि बीटा 2 यानी वेरिएबल 2 का इम्पैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर नहीं है, और मिसाल के तौर पर टी टेस्ट अगर हम लगाते हैं तो ये एक्सेप्ट हो गया नल हाइपोथेसिस। लेकिन अगर यही वेरिएबल जब हम लोग ज्वाइंट में यूज करते हैं, हो सकता है कि वहां पर ये स्टेटमेंट उसकी गलत हो जाए, यही वेरिएबल इसका जो इन्फ्लुएंस है वाई के ऊपर आ जाए, तो ये पॉसिबल है। अब हम यहाँ देखेंगे कि आर स्क्वेयर यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, क्या इसको भी हम यूज कर सकते हैं एफ वैल्यू को डिफाइन करने में? तो हमारे पास ये वेरिएबल, ये फार्मूला मौजूद है, यानी कि इसके थ्रू हम लोग डिफाइंड आउट कर सकते हैं कि एफ की क्या वैल्यू होगी, जिसको हम प्लॉट करके ये देख सकते हैं आपका एफ वैल्यू आपके नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहा है कि रिजेक्ट कर रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे टेस्टिंग द क्वालिटी ऑफ 2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन हम लोग यहाँ इस एग्जांपल में देंगे। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास मल्टीपल रिग्रेशन एक इक्वेशन, जिसके अंदर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं x2, x3, x4। उसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। ये एक्सपोज करते हैं कि डिमांड फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी वेयर y इक्वल्स द अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड। ये हम सपोज करते हैं कि y जो है वो डिमांड है किसी भी कमोडिटी की, x2 जो है वो प्राइस है, x3 जो है वो इनकम है, और x4 जो है वो है वेल्थ। अब यहाँ पर वेल्थ और इनकम इसका आपस में रिलेशनशिप है, और ये कह सकते हैं कि दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो सेम हैं। इस केस के अंदर हम लोग ये देखते हैं, यही हमारा हाइपोथेसिस आता है, हमारा नल हाइपोथेसिस आता है कि बीटा 2 इक्वल्स बीटा 4। बीटा 3 क्या है? इनकम, और बीटा 4 किसका कोएफिशिएंट है? वेल्थ का, वेल्थ के वेरिएबल का। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इन दोनों का में कोई फर्क नहीं है, या अल्टरनेटिव हमारा क्या है, इन दोनों में डिफरेंस है। अगर इन दोनों में फर्क नहीं होगा तो क्या इक्वल टू 0 होगा, और अल्टरनेटिव क्या है, इन दोनों में फर्क है, इसका मतलब कि ये नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पे नॉट इक्वल्स आता है, नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर टेस्ट आ गया टी। उसकी वजह ये इंडिविजुअल इसलिए हुआ कि हमारा हाइपोथेसिस है कि दोनों वेरिएबल्स का जो डिफरेंस है वो इक्वल्स टू 0 है। तो डिफरेंस तो एक आता है ना, आपने x3 लिया और x4 लिया, 2 वेरिएबल्स, आपका वेरिएबल जो है उनका डिफरेंस है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो लगेगा वो टेस्ट टी लगेगा, जिसके अंदर वही फार्मूला है जो हम लोगों ने पहले पढ़ ली है। इसी तरीके से हमारे पास इन दोनों की कैलकुलेट करने के लिए ये इक्वेशन अवेलेबल है। ओवरऑल ये हमारी इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी, सिंप्लीफाई करने के बाद ये इस फार्मूले के थ्रू आप इसकी टी टेस्ट की वैल्यू डिफाइन करेंगे। अब टी वैल्यू आने के बाद हम इसको प्लॉट करेंगे कि क्या हमारे ये क्रिटिकल रीजन में तो नहीं आ रही। जब अगर ये क्रिटिकल रीजन के अंदर ये टी वैल्यू फॉल कर गई तो क्या होगा, हम H0 यानी कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि वेल्थ और इनकम ये दोनों वेरिएबल्स आपस में सेम नहीं है। नल हाइपोथेसिस है कि ये सेम है, इसलिए इनका डिफरेंस 0 है। ठीक है। Don't forget to subscribe and leave a comment below about this lecture. For more help and understanding, try my paid services. Meet you in next video. Bye bye.